जल ही जीवन का अमृत है, क्योंकि इसके बिना हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि सभी लोगों तक स्वच्छ जल की पहुंच को आज एक बुनियादी मानव अधिकार माना जाता है। इसलिए ताजे पानी की उपलब्धता और उसे लोगों तक पहुंचाना राज्य और केंद्र सरकारों का प्राथमिक लक्ष्य माना जाता है। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और सामाजिक आर्थिक विकास की वजह से 2050 तक शहरी, औद्योगिक और घरेलू पानी की मांग में 50 से 80% की वृद्धि होने की उम्मीद है। जबकि शहरी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण पानी की कमी से जूझ रहे हैं। शहरी विकास के पैटर्न के हिसाब से शहरी क्षेत्रों में पाइप से पानी की आपूर्ति और वितरण को सुनिश्चित करने और वितरण नेटवर्क के दौरान कम से कम पानी की बर्बादी सुनिश्चित करना अधिकारियों और नगर निगमों के लिए एक गंभीर चुनौती है। एक अनुमान है कि 90% शहरी भारत के पास पाइप या पानी के टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंच रहा है। लेकिन बाकी दुनिया की तरह भारत के शहरी जल वितरण में भी पानी की आपूर्ति के दौरान पानी बर्बाद होता है। इसमें रिसाव और टूट फूट के कारण बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं, जैसे कि काफी सारा पानी दूषित और बर्बाद होता है। भारत की लगभग 40% आबादी फिलहाल शहरों में रह रही है और 2050 तक इसके 60% से ज्यादा होने की उम्मीद है। 31% शहरी घरों में या तो पाइप के जरिए पानी की पहुंच नहीं है या उन्हें दूषित पानी मिलता है। कई शहरों में मौजूदा जल आपूर्ति और वितरण का बुनियादी ढांचा काफी पुराना है और अब इसमें बदलाव की जरूरत है। इस स्थिति से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य 2024 तक भारत के सभी घरों में पाइप के जरिए पानी पहुंचाना है। समस्त शहरी जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे, सरफेस वाटर, डायवर्जन, पंप, ट्रांसमिशन पाइप, नहरें, उपचार व भंडारण सुविधाओं तथा वितरण नेटवर्क का रिहैबिलिटेट और अपग्रेड किया जाएगा और अगर जरूरी हुआ तो प्राथमिकता के आधार पर इसका निर्माण भी किया जाएगा। दुनिया भर में शहरीकरण तेजी से हो रहा है और 1950 से 2020 तक शहरों में रहने वाली वैश्विक आबादी 80 करोड़ से बढ़कर 4.5 अरब या यूं कहें कि 30% से 56% हो गई है और 2050 तक दुनिया की कुल शहरी आबादी के 6.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, यानी ये बढ़कर 69% के करीब हो जाएगी। हमारे देश में भी आजादी के बाद से लगातार शहरीकरण हुआ है, लेकिन पिछले 2 दशकों में इस प्रक्रिया में काफी तेजी आई है। भारत का तेजी से शहरीकरण हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र परियोजनाओं की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत अपने शहरों में लगभग 42 करोड़ 10 लाख लोगों का इजाफा और करेगा। भारत की जनसंख्या की दर लगातार बढ़ने से पानी की मांग में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से उन शहरी क्षेत्रों में जहां इस वृद्धि की दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। जनसंख्या में वृद्धि, आर्थिक विकास, जीवन शैली में बदलाव और पानी तथा अपशिष्ट जल उपचार सुविधाओं को प्रोत्साहन देने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे, सेवाओं और धन की कमी के कारण शहरी जल आपूर्ति प्रणाली चरमरा रही है। जलवायु परिवर्तन, तापमान, बरसात में असमानता, पानी की कमी और इसकी गुणवत्ता में गिरावट की चुनौतियों को बढ़ा रही है, जिससे पहले से ही चरमरा रही शहरी जल प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। शहरी विकास के चरण, पानी के स्रोत और जल आपूर्ति तथा वितरण का बुनियादी ढांचा, ये सभी भारत में शहरी क्षेत्रों में पानी की मांग और उपलब्धता के संदर्भ में अलग अलग चुनौतियां पेश करते हैं। भारत में जल सुविधाओं का संचालन और रखरखाव, जैसे कि जल उपचार संयंत्र और जलाशय आदि, अपेक्षाकृत सुव्यवस्थित हैं। हालांकि भंडारण, वितरण पाइपलाइन और सर्विस पाइपलाइन में
पानी के बुनियादी ढांचे के लिए बेहतर ट्रांसमिशन और कनेक्टिविटी की जरूरत होती है। रिसाव और संदूषण को कम करने के लिए कई भारतीय शहरों के वितरण नेटवर्क में पाइपों को अपग्रेड करने की खासी आवश्यकता है। पुरानी, जंग लगी या लीक हुई जल वितरण पाइपलाइन पीने के पानी को दूषित करती है और लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालती है। एक विशिष्ट शहरी जल आपूर्ति प्रणाली में जल उपचार और वितरण नेटवर्क के जरिए जल स्रोतों से पानी की गुरुत्वाकर्षण या पंपिंग पर आधारित आपूर्ति होती है। पानी की प्रचुर उपलब्धता को पानी का स्रोत कहा जाता है। ये आमतौर पर शहरों के पास बहती नदियों, जलाशयों, खुले कुओं और बोरवेल के रूप में उपलब्ध होता है। जब बारहमासी और सुरक्षित जल स्रोत उपलब्ध नहीं हो पाते तो दूर के स्रोतों से पानी लाने के लिए पाइपलाइन और नहरें डाली जाती हैं। मुख्य रूप से हेडवर्क्स के पास स्थित जल उपचार प्रणालियों में स्रोत पर ही पानी का उपचार किया जाता है। बुनियादी उपचार प्रणाली में अवसादन के माध्यम से निलंबित ठोस संदूषकों को हटाना, सूक्ष्म जीवों और कोलाइडल पदार्थ को रेत या बजरी के जरिए फिल्टर करना, आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस प्रणाली के माध्यम से पानी का मृदुकरण करना और पानी का विसंक्रमण करना शामिल है। उपचार इकाइयां इस तरह बनाई गई हैं कि एक इकाई से दूसरी इकाई में पानी का प्रवाह गुरुत्वाकर्षण के जरिए किया जा सकता है ताकि पानी को पंपिंग करने की जरूरत न पड़े। इसके बाद उपचारित पानी को मोटरों की मदद से पंप किया जाता है और इसकी पाइपलाइनों या भंडारण टैंकों में आपूर्ति की जाती है। पंप से स्टोरेज टैंक तक पानी ले जाने के लिए डिलीवरी लाइन एलिवेटेड या भूमिगत होती है और राइजिंग मेन कहलाती है। भंडारण टैंक जल वितरण प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इनसे पानी की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होता है। भंडारण सुविधाएं दो प्रकार की होती हैं, एलिवेटेड सरफेस रिजर्वायर और ग्राउंड सर्विस रिजर्वायर। एलिवेटेड सरफेस रिजर्वायर का निर्माण वहां किया जाता है जहां पानी की आपूर्ति ऊंचाई पर करनी होती है। ऊंचे टैंक पूरे सिस्टम में लगातार पानी के दबाव को बनाए रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण के प्राकृतिक बल का सहारा लेते हैं। आमतौर पर ESR 15 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर होता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके इस भंडारण टैंक से पानी सीधे वितरित किया जा सकता है। GSR यानी ग्राउंड सर्विस रिजर्वायर एक जमीनी स्तर पर बना भंडारण टैंक होता है। ग्राउंड लेवल टैंक गुरुत्वाकर्षण प्रणालियों में प्रवाह में सुधार और अधिक दबाव देने के लिए पानी के स्तर को ऊपर उठाने का एक आसान तरीका है। वे आमतौर पर उन क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं जहां भूभाग समतल होता है और आसपास उठी हुई भूमि नहीं होती। इसमें प्लिंथ का स्तर आमतौर पर 3 मीटर से अधिक नहीं होता। पानी के बेहतरीन वितरण के लिए ये आवश्यक है कि पानी पाइपिंग सिस्टम में आवश्यक दबाव और आवश्यक प्रवाह दर के साथ अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचे। वितरण प्रणाली के 3 मुख्य प्रकार हैं। ग्रेविटी फेड डिस्ट्रीब्यूशन, जब पानी के भंडारण का जमीनी स्तर शहर या कस्बे के क्षेत्र के स्तर से पर्याप्त रूप से ऊंचा हो तो वितरण के लिए इसी प्रकार की प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। वितरण पाइपलाइन में पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण बहता है और उसे किसी पंपिंग की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी प्रणालियां काफी विश्वसनीय और किफायती होती हैं। पंपिंग सिस्टम में बिजली की मोटरों की मदद से लगातार पंपिंग करके पानी की आपूर्ति की जाती है। उपचारित पानी को इंटरमीडिएट भंडारण के बिना निरंतर दबाव के साथ डिस्ट्रीब्यूशन मेन में सीधे पंप किया जाता है। ऐसी प्रणाली केवल उन स्थिति में काम करती है जहां लगातार बिजली की आपूर्ति और एक विश्वसनीय जल स्रोत होता है। इस वितरण प्रणाली में निरंतर पंपिंग के लिए अपने स्वयं के पावर स्टेशन की जरूरत होती है ताकि पानी की आपूर्ति में रुकावट न हो। डुअल कॉम्बिनेशन, डुअल सिस्टम में गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ पंपिंग सिस्टम का उपयोग भी किया जाता है। ऐसी प्रणालियों का उपयोग वहां किया जाता है जहां आपूर्ति के क्षेत्र की जमीन ऊंची नीची होती है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, जल को भंडारण से उसके अंतिम उपयोग तक ले जाने वाली लाइनें डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाती हैं। वितरण पाइपलाइनें घरों में वितरण के लिए भंडारण से जुड़ी मुख्य पाइपलाइन होती हैं। ज्यादातर भारतीय शहरों में स्रोत से भंडारण तक और फिर घर तक पानी पहुंचाने वाली सप्लाई मेन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पुरानी और खराब स्थिति में है।
इन स्थितियों से प्राकृतिक रूप से बने शैवाल से पानी के दूषित होने और उसमें मिश्रित पुरानी पाइपों से जंग का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से घरों में आपूर्ति की जाने वाली पानी की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है। आपूर्ति किए गए पानी के संदूषण को रोकने और उच्च गुणवत्ता मानक वाले पानी की आपूर्ति जारी रखने तथा सुरक्षित पानी और पर्याप्त स्वच्छता तक विश्वसनीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा टिकाऊ, कुशल और अभिनव शहरी जल समाधान अपनाए जा रहे हैं। ये समझने के लिए कि हमारे बड़े शहरों में पानी की आपूर्ति के लिए पानी को कैसे पंप और वितरित किया जाता है, हमारी इंडिया साइंस की टीम ने भारत की आर्थिक राजधानी और भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक मुंबई की यात्रा की और एक निर्माण स्थल का दौरा किया, जहां बृहन मुंबई महानगर पालिका और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के इंजीनियर मुंबई की जल वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए नए इंजीनियरिंग समाधानों का एक नेटवर्क बना रहे हैं। BMC यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका मुंबई की जल वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए रिसाव, संदूषण, अतिक्रमण, अगम्यता और दिन प्रतिदिन की चुनौतियों की समस्याओं से जूझ रही है। इसलिए BMC ने दीर्घकालिक समाधान के रूप में भूमिगत टनल का निर्माण करके शहर में कई ट्रंक डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स को बदलकर जल स्रोतों में वृद्धि, वितरण प्रणाली में सुधार और मांग तथा आपूर्ति के प्रबंधन की शुरुआत की है। BMC is, as I said, right from 1985 is carrying out these water tunnels. 1985 से BMC इस पानी की टनल के बुनियादी ढांचे में सुधार करने और मजबूत बनाने का काम कर रही है। यहाँ की पाइपलाइनों को काफी लंबे समय पहले डाला गया था। इस पाइपलाइन के चारों ओर बहुत सारे अतिक्रमण हुए हैं, इसलिए हमें उस पर काम करने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि इसमें काफी रिसाव हो रहा है। रिसाव होने से बहुत सा पानी बर्बाद होता है, तो इस टनल को बनाकर इस तरह की समस्याओं से बच सकेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस जल आपूर्ति टनल का रखरखाव लगभग शून्य है, इसलिए यह परियोजना काफी महत्वपूर्ण है। So that is one of the most important. मुंबई दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है, जिसकी अनुमानित आबादी 2 करोड़ से अधिक है। इस मेगा शहर के लिए रोजमर्रा के पानी की आवश्यकताओं की आपूर्ति 7 झीलों के माध्यम से की जाती है। इनमें से 4 प्रमुख झीलों में वैतरणा, तंसा, भादसा और मोदक सागर मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित हैं, जबकि 3 छोटी झीलें मुंबई में ही स्थित हैं। BMC प्रतिदिन लगभग 4 अरब लीटर पानी की आपूर्ति करती है। मुंबई में ज्यादातर पानी की आपूर्ति पाइपों के एक मेगा नेटवर्क के जरिए की जाती है, जिनमें से कई पुराने और जंग खाए हुए हैं और कुछ में दूषित पदार्थ भी होते हैं, जिन्हें लगातार मरम्मत की आवश्यकता होती है। तो BMC का भूमिगत टनल बनाने के पीछे मुख्य कारण पुरानी पाइपलाइनों को बदलना है, जिनमें से कुछ 60 साल से अधिक पुरानी हैं। अंग्रेजों ने भादसा, तानसा, वैतरणा और अन्य जलाशयों से मुंबई में पानी की आपूर्ति की पाइपलाइन बिछाई थी और उन जलाशयों से मुंबई शहर को पानी की आपूर्ति की जा रही है। लेकिन इतने सालों के बाद पाइप जंग खाकर पुराने पड़ गए हैं। ऐसे में इनका रखरखाव करना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन्हें बदलने की जरूरत है और इस काम के लिए कुशल लोगों की जरूरत है। यहाँ तक कि चोरी और पाइप की गैर जरूरी तथा अनावश्यक अनाधिकृत टैपिंग भी होती है। इसलिए BMC ने उन परियोजनाओं को हाथ में लिया है जिनमें सरफेस पाइपलाइन को भूमिगत किया जाएगा और इससे पानी को दूषित होने, पानी की चोरी होने और रिसाव के नुकसान से बचाया जा सकेगा। BMC और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड ने अक्टूबर 2018 में घाटकोपर के हेडगेवार उद्यान साइट की पहचान करने के बाद इस महत्वपूर्ण परियोजना को शुरू किया और 2 टनल के लिए खुदाई का काम शुरू किया। एक अमर महल से ट्रॉम्बे तक और दूसरी अमर महल से परेल तक, जमीन से लगभग 100 मीटर नीचे। इसकी शुरुआत टनल को खोदने के लिए हाईटेक टनल बोरिंग मशीन लगाने के लिए जमीन में 100 मीटर गहरी खुदाई से शुरू हुई। एक TBM यानी टनल बोरिंग मशीन बहुत ही उन्नत उपकरण होता है,
जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की मिट्टी और रॉक स्ट्रेट के माध्यम से गोलाकार टनल की खुदाई के लिए किया जाता है। टनल बोरिंग मशीनों का उपयोग चट्टानों में ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग गतिविधियों तथा मिट्टी में पारंपरिक हैंड माइनिंग के विकल्प के रूप में किया जाता है। TBM के उपयोग से आसपास के क्षेत्रों में डिस्टरबेंस को सीमित रखा जा सकता है, जिसका फायदा ये है कि उन्हें शहरी क्षेत्रों में उपयोग के लिए उपयुक्त माना जाता है। TBM के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: कटर हेड, टनल शील्ड और ट्रेलिंग गियर। कटर हेड में डिस्क कटर का उपयोग करता है। ये TBM के बिल्कुल सामने रहता है। इससे मशीन को आगे बढ़ने में मदद मिलती है और इसी के जरिए जमीन में स्पिनिंग और खुदाई का भारी काम होता है। इसके बाद टनल शील्ड और कंक्रीट पैनल हैं। जैसे जैसे TBM आगे बढ़ती है, उसे अपने और उसके अंदर के कर्मियों को आसपास की जगह से बचाने के लिए एक बाहरी शील्ड की आवश्यकता होती है। जैसे ही कटर हेड आगे बढ़ता है, कंक्रीट पैनलों को उठाया जाता है और रोटेटिंग लिफ्ट द्वारा उन्हें लगाया जाता है, जिससे ये टनल की बाहरी परत बनकर कंक्रीट पैनल शील्ड के ठीक पीछे स्थापित हो जाते हैं। TBM टनल का निर्माण करती है। इसका ट्रेलिंग गियर एक ही समय में मिट्टी और चट्टान की खुदाई करता है, जिससे ये अविश्वसनीय रूप से कुशल हो जाता है। ट्रेलिंग गियर में एक कन्वेयर बेल्ट होता है जो टनल के कटर हेड द्वारा खोदी गई सारी मिट्टी को हटा देता है। ये टनल में लाइनिंग की लागत को काफी कम करता है और परियोजना को कम समय में पूरा करने के लिए और अधिक कुशल बनाता है। पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के इंजीनियरों की टीम ने BMC के अधिकारियों के साथ पिछले साल इस टनल की खुदाई शुरू की थी और भूवैज्ञानिक समस्याओं के बावजूद 1 महीने में 653 मीटर टनल बनाने के साथ रिकॉर्ड समय में कुल 5.5 किलोमीटर टनल में से लगभग 3.2 किलोमीटर को पूरा करने में सक्षम हुए हैं। ये 3.2 मीटर या 10 फीट व्यास के TBM सेगमेंट का उपयोग करते हुए एक टनल खोदने का रिकॉर्ड है। टनल खोदने का ये पहला चरण इस मायने में भी खास है कि टनल शहर के नीचे से लगभग 100 मीटर के ओवरबर्डन हिस्से से गुजरती है और ये मुंबई में अब तक खोदी गई सबसे गहरी टनल है। अमर महल ट्रॉम्बे टनल का व्यास 3.2 मीटर है और एक बार पूरा होने के बाद ये मानखुर्द, गोवंडी और चेंबूर क्षेत्रों में जल आपूर्ति नेटवर्क को बेहतर बनाने में मदद करेगा। नई भूमिगत टनल की क्षमता अधिक है और इससे मौजूदा ट्रांसमिशन सिस्टम की क्षमता में सुधार और मजबूती आएगी। नई टनल से चेंबूर और परेल जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अधिक पानी की आपूर्ति हो सकेगी, जहां अतिरिक्त पानी की मांग है और इससे शहर में पानी के रिसाव और पानी के दूषित होने की समस्या भी कम होगी। हमने हेडगेवार उद्यान से ट्रॉम्बॉय लोअर लेवल रिजर्वॉयर तक सुरंग की खुदाई पूरी कर ली है, जिसकी कुल लंबाई 3.6 किलोमीटर और खुदाई का व्यास 3.2 मीटर है। पहले भाग में सुरंग की खुदाई के दौरान हमें खराब भूभाग, रिसाव और कैविटी जैसी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। फिर भी हमारी इंजीनियरिंग टीम ने इन सभी मुश्किलों को पार करते हुए सुरंग की खुदाई का पहला हिस्सा पूरा कर लिया है। हमने जनवरी 2022 के महीने में 653 मीटर टनल की खुदाई भी की है। यह 3.2 व्यास वाली टनल के लिए सबसे ऊंची टनल बोरिंग की लंबाई है। 3.2 डायमीटर ऑफ टनल। 21वीं सदी की शहरी दुनिया में इंसानी बस्तियां, विकास, पानी और बिजली जैसे संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है और भारत की बारिश की असमानता के कारण भविष्य में शहरों में पानी की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करने, लोगों और आर्थिक गतिविधियों के लिए पानी की मांग में आने वाले अचानक और पर्याप्त परिवर्तन से निपटने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक और अभिनव समाधानों की आवश्यकता है। अत्याधुनिक बोरिंग तकनीक को लागू करके ताजे पानी की आपूर्ति के लिए भूमिगत टनल के नेटवर्क के माध्यम से पानी के रिसाव और प्रदूषण को कम करने वाले जन संचरण बुनियादी ढांचे का विस्तार भारत के कई बड़े शहरों के लिए बड़े समाधान का हिस्सा है, जिससे निसंदेह घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जल संचरण के स्थायी और दीर्घकालिक समाधान जरूर होंगे।